बच्चों, ये है आपकी गणित की बुक। ठीक है, ये आपको विद्यालय से ही उपलब्ध होगी। इसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। ये जब आप विद्यालय खुलेगा तब आपको ये वितरित की जाएगी। तो इस बुक में जो भी सवाल हैं या जो भी चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको स्वयं बताऊंगी और जो सवाल करने होंगे उसकी पिक भी भेज दूंगी। ठीक है, तो चिंता मत करना। चलो हम देखते हैं हमारी बुक कैसी है। ये हमारा पाठ्यक्रम है जिसमें कि इसके बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि इस तरीके से है। पहला जो चैप्टर है वो हमारा है परिमेय संख्याएं। ठीक, इकाई 2 वो है घातांक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इकाई 3 है सांख्यिकी। इकाई 4 है रचनाएं, जिनको हम पटरी एवं प्रकार की सहायता से करेंगे। इकाई 5 है हमारा त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे, उसकी प्रमेय पढ़ेंगे और क्या क्या उसके गुणधर्म हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इसका रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण क्या होता है, उसके हल कैसे हैं और उस पर आधारित जो है प्रश्नों को हम हल करेंगे इस चैप्टर में। इकाई 7 है हमारा वाणिज्य गणित। तो इसमें अनुलोम प्रतिलोम समानुपात इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्रतिशत है, लाभ हानि बट्टा आयकर, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है, उसका क्या अर्थ है, एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, हमारे कर कौन से हैं और उसके कर क्या है और कर के प्रकार क्या हैं, ये हम अपनी वाणिज्यिक गणित में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ। तो व्यंजकों का गुणनफल हम कैसे कर सकते हैं, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके कैसे कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। ये सारे फार्मूले हैं जो कि आपने पहले की भी कक्षाओं में शायद पढ़ा हो। ठीक है, इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल। तो ax प्लस ay प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड हम किस प्रकार से करेंगे और ax² प्लस ay² प्लस bx² प्लस by² प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको हम अध्याय 9 व्यंजकों के गुणनखंड में पढ़ेंगे। इकाई 10 है आपका चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या है, इसके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, किस तरीके के चतुर्भुज होते हैं, यानी चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं और उससे संबंधित प्रगुण का जो है हम अध्ययन करेंगे और उनका प्रायोगिक सत्यापन भी करेंगे अपनी इकाई 10 चतुर्भुज में। इकाई 11 है हमारा वृत्त। तो वृत्त के बारे में हम सब जानते हैं, तो उस वृत्त के बारे में हम सब जानते तो हैं ही, साथ ही साथ इसके कौन कौन से प्रगुण हैं, उसका क्या प्रायोगिक सत्यापन है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसके बारे में सत्यापन। ठीक है, और एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम वृत्त से संबंधित जो है प्रगुण का अध्ययन जो है वो इकाई 11 वृत्त में करेंगे। इकाई 12 है हमारा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल हमको कैसे ज्ञात करना है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, घन एवं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये हम सारा जो है इकाई 12 क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। इकाई 13 जो है जो हमने सब किया है उसके अलावा जो है हमें मानसिक अभ्यास की भी ज़रूरत होती है। उस मानसिक अभ्यास के लिए हम इकाई 13 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया क्या पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे इकाइयों के नाम दिए गए हैं। ठीक, और इसके बाद हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हम जो आसपास हमारे जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम गिन सकते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, गिनने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या हो गई, आइए देखते हैं। गिनने वाली संख्याएं कौन कौन सी जिनको हम गिन सकते हैं। शून्य को गिन सकते हैं क्या बच्चों, नहीं गिन सकते ना, इसलिए वो हमारी प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी आएंगी, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जिनको हम गिन सकते हैं। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है। तो जब बाद में शून्य की खोज हुई तो शून्य की खोज को जो है वो सम्मिलित कर लिया गया प्राकृतिक संख्याओं में और उसको क्या नाम दिया गया, पूर्ण संख्याएं।
0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके जो आगे आने वाली जो सारी संख्याएं होंगी, शून्य को सम्मिलित करते हुए सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। इसके बाद जो है हमने धनात्मक संख्याओं को भी देखा, ऋणात्मक संख्याएं भी हुई। तो सारी संख्याएं जो पूर्णांक संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्या में सारी धनात्मक, सभी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या, ठीक है, संख्याएं हो गया, और शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं यानी धनात्मक ऋणात्मक, जैसे जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे भी डैश डैश, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जो हमारा ये इकाई 1 है वो है परिमेय संख्याओं से संबंधित है। तो ये बात आती है कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे, ध्यान देंगे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को एक भिन्न भी कहा जाता है, यानी बटे के रूप में जो लिखी जाती संख्याएं वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हुई? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि P और जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, तथा जो नीचे वाली संख्या है, बटे वाली संख्या है Q, उसका मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारी 2/5, ठीक, 3/7, ये जो बट्टे वाली संख्याएं जो हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर P और Q जो है, P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, और Q जो कि बटे में है वो Q, यहाँ पे Q क्या है? 5 जो है, जो शून्य के बराबर नहीं है। शून्य के बराबर Q का मान नहीं होना चाहिए, यानी बटे में शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। भिन्नों के बारे में भी हमने जानते हैं, भिन्न कौन सी है संख्याएं होती हैं जो बटे के रूप में P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो जैसे इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये तात्पर्य हुआ कि सभी भिन्न जो हैं वो परिमेय संख्याएं होंगी। जितनी भी भिन्न हैं, देखिए आपके यहाँ बुक पे भी दिया हुआ है, विभिन्न भिन्न दी हुई हैं, 7/11, 4/9, 5/13। ठीक है, तो ये सभी भिन्न जो हैं, इससे ये निष्कर्ष निकला कि सभी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। जो ये परिमेय संख्याएं हैं हमारी, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके की परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगर ऊपर धन चाहे हम लगाएं, जब इसका अंश अगर अंश जो है वो धनात्मक है, तो ये ऐसी वाली संख्याएं अंश धनात्मक है, और हर जो है वो ऋणात्मक है, तो भी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। हर ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर अंश जो है, अंश की तरफ ऋण लगा हुआ है, ठीक, तो ये भी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ धन है, जो कि धन का निशान दिखाया नहीं जाता है, जैसे कि 3/5, 3/7, 5/8, 2/9, ये सभी क्या है? धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब हमारा जो है वो चैप्टर की जो इसके प्रश्नावली है, इस पे आते हैं हम। हाँ, प्रश्नावली
1a। अभ्यास 1a। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर कितना हो, 1 हो। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, इसमें हमें लिखना है -7 1 का, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, पहले का दिया हुआ -7। अब -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर कितना हो, 1 हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो बटे वाली संख्याएं होती हैं जैसे p/q है, तो ऊपर वाली संख्या जो p/q बटे वाली संख्या है, परिमेय संख्या है, तो जो ऊपर का भाग होता है, जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे क्या बोलते हैं, अंश। जो नीचे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जो ये प्रश्न है इसमें हर को 1 बनाना है। तो -7 जो लिखा हुआ है इसको परिमेय संख्या के रूप में हम किस तरीके से लिखेंगे, -7 बराबर क्या हो जाएगा, -7/1। ठीक, इसमें हर कितना है इसका, 1 हो गया, जो कि यही पूछा था, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन है 11 को आप क्या लिखेंगे, 11 को 11/1 लिख देंगे। इसका हर क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया 11/1, और इसका हर क्या हो गया, 1। इसी तरह से -45 दिया हुआ है तीसरा, तो इसको -45 को क्या लिखेंगे, -45/1। इसका हर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसके सवाल जो है वो और हल करेंगे। जो इसके देखिए -7, 11 और -45, ये तीनों -7, 11 और -45 ये तीनों मैंने बता दिया है। 27 और 71 को हम कैसे लिखेंगे, ये आपको लिखना है। ठीक है, 27 को कैसे लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, और 71 को कैसे लिखना है, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में। ये दोनों आपके क्या हैं, होमवर्क हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -4/5। ठीक है, तो -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे का पहला क्वेश्चन है या का है इसका दूसरे का 8 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है कि जिसका अंश जो 8 नहीं सॉरी -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश क्या हो हमारा, जिसका अंश 8 हो। ठीक है, तो हमें ऊपर अंश जो है अंश जो ये संख्या है इसमें अंश कौन सी संख्या होगी, -4, हर कौन सी होगी, 5। ठीक है, तो -4/5 में अंश क्या है हमारा, ऊपर वाला, और 5 क्या है हमारा, हर। तो हमें अंश को चेंज करना है, अंश यानी -4 को हमें चेंज करना है किसमें, 8 में। तो -4 को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 8 कब आता है। ठीक है, तो 4 to the 8, 4 to the 8 यानी हम अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा अंश तो 8 हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो हमारा जो अंश होगा, अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 2 का गुणा करने पे जो है अंश क्या हो जाएगा हमारा, -8। लेकिन हमें क्या चाहिए, अंश 8 चाहिए। तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, -2 का। -2 का गुणा अगर हम -4 से कर देंगे तो हमारा अंश क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो चूंकि हम किसी भी संख्या को, अगर कोई परिमेय संख्या दी हुई है, जो जिस संख्या का हम ऊपर गुणा करेंगे सेम वही संख्या का हमको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश को 8 बनाने के लिए -2 से ऊपर नीचे -2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर -4/5 है, इसमें हमने -2 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। तो -4 गुणे -2 बराबर क्या आ जाएगा, 8, और 5 गुणे -2 क्या आ जाएगा, -10। चिन्ह माइनस लगा हुआ है इसलिए क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस परिमेय संख्या -4/5 को इस तरह से लिख सकते हैं, 8/-10, क्योंकि हमने इसमें अंश को क्या किया है, 8 बनाया है। ठीक है, इस तरह से हमने एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर दिया है। इसका दूसरा क्वेश्चन है खा -16।
ठीक, ये आप होमवर्क करेंगे। और इसका एक क्वेश्चन और है, घा -24, ये दोनों आपके होमवर्क हैं। इसके अलावा गा नंबर का क्वेश्चन है इसका 20। अब 20 को हमें अंश को 20 अंश बनाना है। -4/5 अगर हमारे पास परिमेय संख्या है, उसके अंश को हमें 20 बनाना है। ठीक है, तो -4/5 को में से अंश क्या है हमारा 4, हर क्या है 5। हमें 4 को यानी -4 को हमें 20 बनाना है। तो ये हम देखेंगे कि 4 की टेबल में 20 कब आता है, तो 4 5 जा 20, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 5 का हमें गुणा करेंगे ऊपर अगर अंश में, तो हमें 20 मिल जाएगा। लेकिन माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए साथ साथ हमें माइनस का भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस। अतः इसमें हम -4/5 में अंश को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, -5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें, -4/5 गुणे -5 गुणे -5। ऊपर नीचे हमने क्या किया, एक जैसी संख्याओं का गुणा कर दिया। ठीक है, तो वो संख्या परिवर्तित नहीं होती है अगर एक जैसी संख्याओं का गुणा करेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास ये संख्या क्या मिल जाएगी, 5 चौको 20 और माइनस गुणे माइनस प्लस, तो ऊपर का हमारा अंश क्या आ गया 20, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, और नीचे क्या आ गया 5 गुणे 5 पचम 25 और यहाँ -25 आ गया। तो जब हम इसको -4/5 को 20 अंश बनाएंगे, तो हमारे पास जो है संख्या क्या मिलेगी, जो परिमेय संख्या मिल जाएगी वो 20/-25 होगी। इसी तरीके से खा और गा आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। ठीक है, समझ में आया। होमवर्क करके आप मुझे भेजिएगा। -16 को और -16 अंश कैसे बनाए -4/5 को, और -24 अंश कैसे बनाए -4/5 को। ठीक है, ना समझ में आए तो बताइएगा मुझे।